क्यों यूक्रेन ने रूस के अंदर जाकर रूस के मिलिट्री बेस को बड़ी ही फिल्मी अंदाज में तबाह कर दिया। लोगों को यकीन दिलाने के लिए वीडियोस भी शूट किए ताकि रूस के साथ सभी दुनिया को ये पता चले कि यूक्रेन अब कमजोर नहीं रहा। बड़ी टेरिटरी, न्यूक्लियर मिसाइल्स, हाईली सिक्योर बॉर्डर, मजबूत अर्थव्यवस्था, यूएन में परमानेंट मेंबरशिप और वर्ल्ड सुपर पावर होते हुए भी उस पर अटैक किया, वो भी अकेले दम पर। जानेंगे कैसे यूक्रेन ने किया रशिया के मिलिट्री एयरबेस को तबाह, क्या हुआ उस रात और कैसे अंजाम दिया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहिणी पिंपड़कर और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो पॉलिटिक्स की दुकान में। तो शुरू करें पॉलिटिक्स की दुकान। रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 1100 दिनों से भी ज्यादा वार चल रहा है। कभी सीज फायर रुकता है तो कभी सीज फायर फिर से शुरू हो जाता है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया है। दरअसल यूक्रेन 1922 से 1991 तक रशिया मीन्स तब का यूएसएसआर का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यूएसएसआर के रशिया बनते वक्त मीन्स ईयर 1991 में एक अलग देश के तौर पर उभरा। रशिया यूक्रेन को फिर से अपनी टेरिटरी का पार्ट बनाना चाहता है। वहां के मिनरल्स, ज्योग्राफिकल लोकेशंस और नाटो संगठन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए उसे यूक्रेन की टेरिटरी की जरूरत है। लेकिन यूक्रेन ना तो नाटो का मेंबर बनना चाहता है और ना ही रशिया के साथ अपनी टेरिटरी को बांटना। यूक्रेन तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तब से कयास लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन जल्द ही हार मान लेगा, लेकिन यूक्रेन ने अपने लोगों के स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए रशिया जैसे न्यूक्लियर पावरफुल देश से लड़ने की तैयारी की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सभी यूरोपियन देश में गए, उनसे हथियारों की मांग करने लगे। बार बार अमेरिका जाकर ट्रंप के सामने हाथ जोड़े, लेकिन ट्रंप ने सरेआम सबके सामने ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की और मदद देने से इनकार कर दिया। इसी बीच आत्मसम्मान बचाने के लिए यूक्रेन अकेले ही 1.5 साल से वारफेयर टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करता रहा और बड़ी ही बारीकी से रशियन बॉर्डर सिक्योरिटी को एनालिसिस करता रहा कि कैसे रशिया अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है। ऐसे में बॉर्डर पर रशिया से लड़ना मतलब खुद की कब्र खोदने जैसा है। तभी ज़ेलेंस्की ने लेफ्टिनेंट जनरल वासिल मालुक के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया। मारेंगे तो दुश्मन के घर में घुसकर मारेंगे ताकि उसे भी दर्द हो और वो भी खुद से बातचीत करने के लिए आगे आए और इस मुसीबत पर हल निकले। प्लान बना रशिया के अंदर जाकर उसकी मिलिट्री एयरबेस को तबाह करने का, क्योंकि इसी एयरबेस पर रशिया के फाइटर एयरप्लेन्स रखे होते हैं। उन्हें तबाह करने का प्लान बना जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन स्पाइडर वेव। इसके तहत 117 ड्रोन्स तैयार किए गए जिसे कोई भी आम इंसान बड़ी ही आसानी से अमेज़न जैसे ऑनलाइन वेबसाइट से घर बैठे खरीद सकता है और ये काफी सस्ते होते हैं। इन ड्रोनों को FPV मीन्स फर्स्ट पर्सन व्यू कहा जाता है। ड्रोन्स को ही क्यों चुना यूक्रेन ने रशिया के ऊपर वार करने के लिए, तो इसका जवाब भी यूक्रेन ने दिया है। दरअसल रशिया के पास ऑटोमेटिक रडार सिस्टम है जो किसी भी मिसाइल को रशियन टेरिटरी में घुसते ही आइडेंटिफाई कर लेती है और हवा में ही उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन ड्रोन्स जमीन से कम दूरी पर उड़ते हैं और इसी वजह से ऑटोमेटिक रडार ड्रोन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए इस हमले के लिए ड्रोन ही सबसे बेस्ट उपाय था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था इन ड्रोन्स को रशियन टेरिटरी के अंदर एंट्री करवाने का, तो इसके लिए भी उपाय खोजा गया। दरअसल रोजमर्रा के सामान ले जाने वाला ट्रक रशिया के सड़कों पर दौड़ना एक आम सी बात है और इसलिए सामान ले जाने वाले ट्रकों को ही तैयार किया गया।
अब ट्रकों के अंदर वुडन कैबिनेट बनाए गए जिसमें ड्रोन के साथ 5 से 20 किलो के विस्फोटक छिपाए गए और रशियन बॉर्डर सिक्योरिटी को बड़ी आसानी से धोखा देकर रशियन टेरिटरी के अंदर एंटर करवाया गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर रशिया के खुफिया एयरबेस ठिकानों का एग्जैक्ट लोकेशन पता करना और वहां तक ट्रकों को पहुंचाना, इसके लिए सटीक जीपीएस सिस्टम की जरूरत थी और लॉन्ग डिस्टेंस से ड्रोन को एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत ही उम्दा तकनीक की जरूरत थी। लेकिन यह भी संभव हुआ। लेकिन ये एक सीक्रेट बात है और इसे जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। 1 जून 2025 की वो रात ऑपरेशन स्पाइडर वेव की शुरुआत हुई। रात के समय यूक्रेन ने एक साथ रिमोट की मदद से ड्रोन को ट्रकों से बाहर निकाला और ड्रोन में लगे कैमरों की हेल्प से रशिया के फाइटर जेट को टारगेट बनाकर ब्लास्ट कर दिया और फाइटर जेट के ब्लास्ट के लाइव वीडियो भी शूट किए जिसमें यूक्रेन आर्मी टारगेट को फिक्स करते हुए और जलते हुए एयरक्राफ्ट साफ देखे जा सकते हैं। यूक्रेन ने ट्रकों में भरकर 117 ड्रोन्स को रशिया के 5 इंपॉर्टेंट एयरबेस पर भेजे थे जिनमें बेलाया एयरबेस, ड्यूगिलेवो एयरबेस, इवानोवा एयरबेस, ओलेन्या एयरबेस, वोस्क्रेनस्क एयरबेस शामिल थे। इन्हीं एयरबेस पर खड़े 40 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट को यूक्रेन ने ड्रोन हमले में ध्वस्त किया। ये एयरबेस यूक्रेन से तकरीबन 4000 किलोमीटर की दूरी पर थे और इसे रशिया के डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा फेल्योर कहा जा रहा है। इसमें रशिया के 34% मिलिट्री एयरक्राफ्ट को एक ही रात में डिस्ट्रॉय किया गया है। इस ऑपरेशन में रशिया के 34% मिलिट्री एयरक्राफ्ट को एक ही रात में डिस्ट्रॉय किया है। अब रशिया को समझ ही नहीं आ रहा है कि यूक्रेन अपने दम पर अकेले ऐसा कैसे कर सकता है। इतने स्मार्ट तरीके से मेरे एयरबेस तक पहुंचना, इतनी आसानी से मेरे 40 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को तबाह करना जिसमें TU-95, TU-22, M3 जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी शामिल हैं। माना कि बॉर्डर सिक्योरिटी को चकमा देकर ड्रोन्स और ट्रक रशिया के अंदर एंटर किए, ये चूक भी पचने लायक है। लेकिन एग्जैक्ट एयरबेस की लोकेशन को विदाउट सैटेलाइट फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल बात है। मींस यूरोपियन सैटेलाइट्स यूक्रेन को एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं क्योंकि मार्च में ही ज़ेलेंस्की यूके और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आए थे और जिस तरीके से ड्रोन्स को अडेप्टिव बनाया गया, इतनी दूर से ऑपरेट करने के लिए फार रिमोट एक्टिवेशन सपोर्ट सिस्टम वाला ड्रोन डिजाइन करना जो कि वुडन कैबिनेट से भी 5 से 20 किलो का विस्फोटक लेकर रेलिंग ग्राउंड से ले जा सके, इतना इनोवेटिव मॉडिफिकेशन तो सिर्फ जर्मन टेक्नोलॉजी से ही संभव हो सकता है। जर्मनी ने हाल ही में ये अनाउंस किया था कि वो अपनी टेरिटरी में बने क्रूज मिसाइल को रशिया पर वार करने के लिए यूक्रेन को नहीं दे सकता क्योंकि वह एक नाटो का सदस्य देश है। इस पर उपाय निकालकर जर्मनी ने यह डिसाइड किया है कि वो यूक्रेन को मिसाइल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना सिखाएगा ताकि वह रशिया से अपनी टेरिटरी को वापस ले सके। तो अब जर्मनी टोरस मिसाइल जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक की है, यूक्रेन को बनाना सिखाएगा और वैसे भी यूक्रेन से मॉस्को की दूरी सिर्फ 400 किलोमीटर तक की ही है, तो इसी वजह से टोरस की रेंज में मॉस्को शहर आसानी से आ जाएगा और यूक्रेन को वार में इससे हेल्प मिलेगी। वही कयास यह भी लगाया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल स्ट्राइक को कोएलिशन ऑफ विलिंग सपोर्ट कर रहा है जिसमें यूरोपियन देश, फ्रांस, यूके, जर्मनी, अमेरिका शामिल हैं और बिना जाहिर हुए छुपे तरीके से यूक्रेन को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। हाल ही में यूके ने भी अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने जीडीपी का 3.5% तक खर्च करने की बात कही थी
जिसमें साइबर अटैक से बचना और डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए इक्विपमेंट खरीदना, ये सब कुछ शामिल है। इस हमले के बाद तुर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता की दूसरी बैठक भी हुई, जिसमें 1200 मरे सैनिकों की लाशों को एक्सचेंज करने पर सहमति बनी। कुछ दिनों के लिए सीज फायर पर भी रोक लगाई गई, लेकिन रशिया यूक्रेन वार का ये दी एंड अभी नहीं है। एक तरफ यूक्रेन जर्मनी से 1000 किलोमीटर रेंज की नेपच्यून मिसाइल बनाने की बात कर रहा है। रशिया के हाईवेज, डिफेंस मिनिस्ट्रीज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चकोलावस्की एयरबेस, एंजल एयरबेस, जिसमें Tu-95MS एंड Tu-160 न्यूक्लियर कैपेसिटी बॉम्बर्स वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रखी होती हैं, उन्हें उड़ाने की प्लानिंग कर रहा है। दिमित्रीवस्की प्लांट, जहां ऑर्गेनिक केमिकल्स के साथ रॉकेट फ्यूल और विस्फोटक बनाए जाते हैं, उन पर भी टारगेट फिक्स करने की बात कर रहा है। रेलवे जंक्शंस को ब्लास्ट करने की स्ट्रेटजी के बारे में सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस भी ग्रेटर चांसेस वार बिकम्स टू बिग टू स्टॉप की बात कर रहा है। अगर न्यूक्लियर स्टेट नॉन न्यूक्लियर स्टेट मींस यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करेगा, तो रशिया भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट पर न्यूक्लियर पावर यूज करेगा, क्योंकि ये इसके एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट का सवाल है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब से रशिया के साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इमेज को धक्का जरूर लगा है, पर नाटो कंट्रीज भी खुलकर वार में शामिल नहीं हो रही है। तो क्या ऐसे में नाटो कंट्रीज को सबक सिखाने के लिए रशिया हिजबुल्ला और हेथिस जैसे नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ यूज करेगा? क्योंकि इनडायरेक्ट यूज करके इनविजिबल अटैक करने में रशिया भी काफी माहिर है। जानेंगे कैसे रशिया का यूक्रेन पर पलटवार होता है और क्या होगा कोएलिशन ऑफ विनिंग कंट्रीज का बुरा हाल हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग पिंपड़कर अकेडमी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।